हेलो एवरीवन। मैं अभी आप सबका स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग एक्चुअली अपनी पॉलिटी का पहला लेक्चर करने वाले हैं। इसमें हम लोग जो स्टार्ट करेंगे जो टॉपिक वो है हमारा मेकिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो जैसा कि हम लोग देख सकते हैं, ये जो इमेज है ये हमारे ओरिजिनल इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का कवर पेज है। और ये जो है ये हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो प्रीएम्बल है ये उसका पेज है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखें कि आखिर ये जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की जब हम लोग बात करते हैं, ये भारत के संविधान की हम लोग जब बात करते हैं, तो ये आइडिया आखिर आया कहाँ से। ये जो आइडिया था इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का वो आया कहाँ से और वो कौन से लोग थे जिन्होंने इस पूरे संविधान को बनाया था। तो अगर हम लोग देखें तो जो सबसे पहला इसमें जो नाम आता है वो है 1934 में एम एन रॉय का। बेसिकली ये जो एम एन रॉय थे, इन्होंने एक आइडिया दिया था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का। इन्होंने आइडिया दिया था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का। उसके बाद 1935 में क्या हुआ कि इंडियन नेशनल कांग्रेस जो थी, इन्होंने ऑफिशियली डिमांड किया कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के लिए। अब ये किससे डिमांड करेंगे? ऑब्वियसली ब्रिटिश गवर्नमेंट से। तो 1935 में इंडियन नेशनल कांग्रेस ने ऑफिशियली डिमांड किया कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का। उसके बाद 1938 का जब हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पर जवाहरलाल नेहरू का एक स्टेटमेंट आता है जिसमें इन्होंने ये कहा था कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है फ्री इंडिया का, इट शुड बी फ्रेम्ड विदाउट द आउटसाइड रेफरेंस। मतलब जो भारत का संविधान है, जो भारत का हमारा संविधान है, वो विदाउट आउटसाइड रेफरेंस बनना चाहिए। ठीक है। तो ये एक्चुअली जवाहरलाल नेहरू का स्टेटमेंट था। उसके बाद जब हम लोग हिस्ट्री जब हम लोग पढ़ेंगे मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री, तो उसमें हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से जो क्रिप्स मिशन आता है वो फेल हो जाता है। फिर उसके बाद 1942 में जो कैबिनेट मिशन प्लान है, ये बेसिकली पूरे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बनने में कैबिनेट मिशन प्लान बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसमें बेसिकली डिस्कस किया जाता है कि किस तरीके से जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है वो ट्रांसफर करेगी पावर को, किसको? इंडियन लीडरशिप को। क्योंकि अभी तक जो पावर है वो ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास है, अब इनको ट्रांसफर करना है इंडियन लीडरशिप को। तो किस तरीके से ये सारी चीजें होंगी, ये कहाँ डिस्कस की गई थी? 1942 में। ठीक है। और फाइनली एक टाइम आता है, वो है हमारा नवंबर 1946 का, जब हमारा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो है वो बनाया जाता है। ठीक है। अब हम लोगों ने ये तो अभी पीछे देख लिया कि हाँ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो है वो बनाया गया, लेकिन आखिर हुआ क्या क्या इसमें, कौन कौन से लोग थे, इसकी कब मीटिंग हुई, कब स्टार्ट हुआ, कैसे स्टार्ट हुआ, हम लोग ये सब इसमें देखने वाले हैं। तो जो अभी हम लोग पहले ये देख लेते हैं कि मीटिंग कब हुई थी, सेशन कब हुआ था, और उसके बाद फिर अभी हम लोग देखेंगे कि कैसे कैसे वो इलेक्शन हुआ था इसके लिए। ठीक है। तो जो पहली मीटिंग हुई थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की, वो था डेट 9 दिसंबर 1946। ये यहाँ पर हमारे लिए ज़रूरी ये जानना है कि जो टेम्पररी प्रेसिडेंट थे वो थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। उसके बाद जो दूसरी मीटिंग हुई कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की, वो इसके जस्ट 2 दिन बाद, यानी कि 11 दिसंबर 1946 को। और इसमें जो दूसरी मीटिंग हुई थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की, इसमें फुल टाइम प्रेसिडेंट किसे बनाया गया? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। और यहाँ पे एक बहुत अहम चीज़ थी कि यहाँ पे 2 वाइस प्रेसिडेंट बनाए गए थे, एक एच सी मुखर्जी और दूसरे कौन थे? वी टी कृष्णामाचारी। अब यहाँ एक और इम्पोर्टेंट चीज़ है कि फर्स्ट सेशन कब हुआ था। यहाँ पर एक चीज़ ध्यान देना है कि फर्स्ट मीटिंग एंड फर्स्ट सेशन ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। ठीक है। तो फर्स्ट मीटिंग जो है वो है हमारा 9 दिसंबर 1946 को, और जो फर्स्ट सेशन है हमारा वो है 13 दिसंबर 1946 को। 9 + 2 11 + 2 13। ठीक है। तो उसके बाद जो हमारा फर्स्ट सेशन हुआ ये हुआ 13 दिसंबर 1946 को। और इसी दिन यानी 13 दिसंबर 1946 को ही पंडित नेहरू ने, जवाहरलाल नेहरू ने ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पास किया था, और इसी का जो मॉडिफाइड वर्जन है वो हमारा आज का प्रीएम्बल है। अब यहाँ हम एक चीज़ बस समझते हैं कि ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन क्या था। सी, जब हम लोग लाइक स्कूल में या कॉलेज में अगर प्रैक्टिकल अगर सपोज लिखते थे, ठीक है, तो उसमें जो सबसे पहला जो चीज़ हम लोग लिखते थे वो क्या लिखते थे? एम या ऑब्जेक्टिव।
ठीक है, कि ये जो हम लोग प्रैक्टिकल करने जा रहे हैं इसमें हम लोग करने वाले क्या हैं, वो कौन सी चीज़ें हैं जो हम लोग इसमें परफॉर्म करेंगे। तो सेम, चूंकि ये जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का एक बहुत लेंदी प्रोसेस था, तो एक आइडिया देना ज़रूरी था कि हाँ हम लोग क्या करने वाले हैं इसमें, ये मीटिंग जो हो रही है, ये सेशन जो हो रहा है, ये क्यों हो रहा है। ठीक है, तो ये एक आइडिया मिल गया था लोगों को, किस चीज़ से, ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन से। पास किसने किया था, पंडित नेहरू ने। कब पास किया था, पहले सेशन यानी 13 दिसंबर 1946 को। उसके बाद फाइनली ये पास हो गया। उसके बाद इसको अडॉप्ट किया गया था 22 जनवरी 1947 को। इस ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन को लोगों ने अडॉप्ट कर लिया। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि पास कब हुआ था, तो ये डेट 13 दिसंबर 1946, 13 दिसंबर 1946। और अगर ये आता है कि अडॉप्ट कब हुआ था, तो वो हमारा होगा 22 जनवरी 1947। तो ये तो बात हम लोगों ने कर लिया कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मीटिंग्स की। अब हम लोग देखते हैं कि यहाँ ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मीटिंग में जो इतने लोग आपको बैठे हुए दिख रहे हैं, ये सारे लोग हैं, फिर इधर इतने सारे लोग बैठे हुए हैं, ये कहाँ से आए थे, मतलब क्या इनका कहीं से, क्या ये डायरेक्टली इलेक्टेड थे या इनका इनडायरेक्टली इलेक्शन हुआ था, क्या हुआ था, वो हम लोग आगे देखेंगे। तो जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो हमारा कैबिनेट मिशन प्लान था, उसके तहत ही ये डिसाइड हुआ था कि इसमें कितने मेंबर्स होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर एक चीज़ जान लें हम लोग कि ये जो स्ट्रेंथ था, ये जो स्ट्रेंथ फिक्स किया गया था, ये एक्चुअली विद रिस्पेक्ट टू पॉपुलेशन था। ठीक है, ये एक्चुअली ये जो सिस्टम है आज भी हमारे यहाँ कंटिन्यूड है। जो लोकसभा या जो चुनाव होते हैं उसमें ये भी, ये जो सीट है ये आज भी कंटिन्यूड है। ठीक है, तो ये जो 389 था, ये दो पार्ट में इसको बांटा गया, जिसमें एक था 296 और 93। ये जो बेसिकली ये ब्रिटिश इंडिया के लिए फिक्स था इतने सीट, और 93 जो थे ये प्रिंसली स्टेट्स के लिए फिक्स थे। उसके बाद जब हम लोग 296 ब्रिटिश इंडिया की बात करते हैं, तो इसमें 4 चीफ कमिश्नर्स प्रोविंस आते हैं। कौन कौन से थे, दिल्ली, अजमेर, कुर्ग एंड ब्रिटिश बलूचिस्तान। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ कि बेसिकली फिर उसके बाद इलेक्शन होता है। ठीक है, उसके बाद इस इलेक्शन में एक्चुअली ये जो इलेक्शन होता है ये सिर्फ 296 सीट पे ही होता है। ये 296 कौन से, जो ब्रिटिश इंडिया वाली सीट है उस पे। तो इसमें 208 सीट है वो कांग्रेस जीतती है, और जो 73 सीट है वो मुस्लिम लीग जीतती है इस पे। ठीक है, और उसके बाद फिर जब हम लोग इसमें देखें कि क्या ये सारे लोग जो जीते थे इसमें वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, देखो बेसिकली क्या है कि ये जो इलेक्शन हो रहा है ना, ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के लिए ही हो रहा है अभी। ठीक है, तो जो 296 पर हुआ, जिसमें 208 सीट्स कांग्रेस ने जीते और 73 मुस्लिम लीग ने जीते, तो क्या ये सारे लोग गए थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, ये भी हमारे लिए जानना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो मैं यहाँ एक चीज़ बता दूं कि जो कांग्रेस के रिप्रेजेंटेटिव थे वो तो गए थे, लेकिन जो मुस्लिम लीग के मेंबर्स थे उन्होंने मना कर दिया था जाने से। ठीक है, और एक बहुत ही ऑब्वियस सा रीज़न था उनके मना करने का, क्योंकि ये जो लोग थे ये किस चीज़ का डिमांड कर रहे थे, इंडिया के साथ एक और देश। ठीक है, इनका डिमांड ये था, और ये कैबिनेट मिशन प्लान में नहीं एक्सेप्ट किया गया था। ठीक है, ये कैबिनेट मिशन प्लान में एक्सेप्ट नहीं किया गया था कि हाँ जो 2 नेशन थ्योरी थी ये एक्सेप्ट नहीं किया गया था उस समय, इसलिए ये जो मुस्लिम लीग के मेंबर्स थे इन्होंने मना कर दिया था जाने से। ठीक है, उसके बाद अगर हम लोग देखें तो कुछ चेंजेस हुए थे। ठीक है, हुआ ये था कि जो माउंटबेटन प्लान हुआ जून 3, 1947 को, तो ये प्लान आने के बाद कुछ चेंजेस हुए थे। तो यहाँ पर मैं इन शॉर्ट बता दूं कि यहाँ पर हुआ क्या था। देखो बेसिकली जब माउंटबेटन आए थे तो उन्होंने एक लैप्स ऑफ पैरामाउंटेसी हुआ, उसमें उन्होंने 3 ऑप्शंस दिए थे, या तो आप इंडिया के साथ रहो, या आप पाकिस्तान के साथ मिलो, या आप इंडिपेंडेंट रहो। और इंडिपेंडेंट होने का ही नतीजा आज का प्रेजेंट डे कश्मीर का इशू था। ठीक है, तो ये बेसिकली हिस्ट्री का पार्ट है, वो हम लोग देखेंगे बाद में। तो इसमें ये हुआ। तो अब देखो एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ हुई कि ये तो कंफर्म हो गया अब कि जो लोग इंडिया के हैं वो ऑब्वियसली इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जाएंगे, लेकिन
क्या ऐसा था कि मुस्लिम लीग के सारे मेंबर्स जो थे वो पाकिस्तान जाने को तैयार थे, या जिस तरीके से बंटवारा हुआ था वो सारे पाकिस्तान में चले गए थे? ऐसा नहीं था। तो इनके पास कोई दूसरा ऑप्शन ही नहीं बचा था कि वो इंडिया के कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को ज्वाइन कर ले। ठीक है। तो माउंटबेटन प्लान के बाद क्या क्या चीज़ें चेंज हुई? तो माउंटबेटन प्लान के बाद जो चीज़ें चेंज हुई वो ये थी कि एक जो हमारा मुस्लिम लीग है उसने ज्वाइन कर लिया, और प्रिंसली स्टेट्स के जो लोग थे, ये जो 93 लोग थे ना, ये जो 93 रिप्रेजेंटेटिव थे, इन्होंने भी बाद में ज्वाइन कर लिया। ये दोनों कब हुआ? माउंटबेटन प्लान 3 जून 1947 के बाद। अब इसके बाद एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ यहाँ पे होती है, वो है इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947। ठीक है। इसमें बेसिकली 3 चीज़ें आती हैं। एक है सोवरेनिटी, दूसरा है 2 सेपरेट फंक्शन, तीसरा है असेंबली का स्ट्रेंथ। अब देखिए, बेसिकली जो इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 था, इसने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को ये पावर दे दिया कि वो ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा जो भी इंडिया से रिलेटेड ब्रिटिश पार्लियामेंट में जो भी लॉ पास हुआ है ना, वो उसको ख़त्म कर सकते हैं या उसको वो चेंज कर सकते हैं। ठीक है। जो भी ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा इंडिया के लिए लॉ बनाया गया है वो उसको चेंज कर सकते हैं। ठीक है। या इवन ख़त्म भी कर सकते हैं। इसके अलावा एक दूसरा उनको काम दिया गया ये कि अभी तक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली सिर्फ एक काम कर रही थी। वो उनका क्या था काम? कि सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन बनाना। अब इनको 2 काम मिल गया बेसिकली। एक था कि आप कॉन्स्टिट्यूशन भी बनाना है, दूसरा ऑर्डिनरी लॉ भी आपको बनाने हैं। ठीक है। अब इनको 2 काम मिल गया। ये एक्चुअली बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट यहाँ पे होता है कि एक ही कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है लेकिन काम उनको 2 मिल गया। अब हम लोग देखेंगे कि ये कैसे होता था। तो देखो, सेम लोग थे जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जब कॉन्स्टिट्यूएंट बॉडी के साथ मिलती थी तो उसके चेयरमैन हो जाते थे राजेंद्र प्रसाद, और जब वही असेंबली लेजिस्लेटिव बॉडी के साथ यानी लॉ मेकिंग बॉडी के साथ जब मिलते थे तो उनके जो चेयरमैन थे वो थे जीवी मावलंकर। और ये जो मीटिंग होती थी ना, ये बेसिकली अल्टरनेट डे पे होता था। जैसे सपोज आज अगर 10 तारीख है और 10 तारीख को अगर असेंबली जो है वो कॉन्स्टिट्यूएंट बॉडी को मिलती है तो 11 तारीख को क्या होगा? असेंबली जो है वो लेजिस्लेटिव बॉडी को मिलेगी। फिर उसके बाद 12 तारीख को असेंबली जो है वो कॉन्स्टिट्यूएंट बॉडी को, तो फिर 13 को असेंबली जो है वो लेजिस्लेटिव बॉडी को। मतलब ये दोनों चीज़ें साथ साथ चल रही थी, संविधान बनाना भी और जो ऑर्डिनरी लॉ है वो भी बनाना, ये दोनों साथ साथ चल रहा था। ठीक है। उसके बाद यहाँ पर एक चीज़ मैं और बता दूं कि यहाँ पर अभी असेंबली का स्ट्रेंथ में कुछ चेंज आ गया था। कैसे चेंज आ गया था? क्योंकि जो प्रिंसली स्टेट्स थे वो तो थे ही, ब्रिटिश इंडिया के जो थे उसमें, जिसमें मुस्लिम लीग के कुछ लोग थे, जो कुछ मेंबर्स थे वो जा चुके थे। ठीक है। तो अब जो हमारा 389 की जगह है, ये असेंबली का जो स्ट्रेंथ है वो क्या हो गया था? 299। ठीक है। तो अब हमारा असेंबली का स्ट्रेंथ क्या हो गया था? 299। ठीक है। उसके बाद अब हम लोग आगे देखते हैं कि और कौन कौन सा काम इन्होंने किया था जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी। तो देखो, यहाँ पर ना कुछ चीज़ें बहुत जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं ना, वो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है कि सबसे पहला अब हम लोग देखें कि यहाँ पे कौन कौन से काम इन्होंने करे थे, क्योंकि ये तो पता है कि हाँ इन्होंने संविधान बनाया था। ठीक है। उसके साथ साथ और क्या क्या चीज़ें हुई थी? इन्होंने जो इंडिया का मेंबरशिप है कॉमनवेल्थ में, उसको भी रेटिफाई किया था। ठीक है। तो बेसिकली जिनको नहीं पता उनको मैं बता दूं कि कॉमनवेल्थ जब हम लोग कहते हैं तो ये ग्रुप ऑफ नेशंस हैं जो कभी ना कभी ब्रिटिशर्स के अंदर में थे। ठीक है। तो कॉमनवेल्थ वही नेशंस होते हैं। जो दूसरा काम था कि एडॉप्ट किया था इन लोगों ने नेशनल फ्लैग को, कब? 22 जुलाई 1947 को। और जो हमारा ट्राई कलर है उसको जो उसकी जो पूरी डिज़ाइनिंग थी, ठीक है, उसको बनाने का जो काम था वो किनका था? बेंगाली वेंकैया का। उसके बाद ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। ये जो हमारा डेट है 24 जनवरी 1950 का, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कैसे? देखना, पहला नेशनल एंथम सेम डे को, ठीक है। दूसरा हमारा नेशनल सॉन्ग। उसके बाद हमारा जो यहाँ पे तीसरा जो चीज़ यहाँ पे इम्पोर्टेंट हुआ था वो ये था कि इसी दिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को फर्स्ट प्रेसिडेंट
नियुक्त किया गया था। और इसी दिन को जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी उसका फाइनल सेशन हुआ था। ठीक है, तो इसको याद करना एक्चुअली में बहुत आसान है, सिर्फ नेशनल फ्लैग वाला याद कर लेना है अपने को, तो उसके बाद ये सारी चीज़ें बहुत आसान है। उसके बाद अक्सर जैसे खासकर एसएससी के एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं कितने सेशन हुए थे या कितना टाइम लगा था या कितना एक्सपेंडिचर हुआ था, तो ये आप लोग यहाँ से देख सकते हैं कि 11 सेशन हुए थे टोटल। यहाँ पे टाइम कितना लगा था, 2 साल 11 मंथ एंड 18 डेज। लगभग 60 कंट्रीज के कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ा गया था ये बनाने से पहले, और इसमें जो टोटल एक्सपेंडिचर हुआ था वो कितना था, 64 लाख। अब यहाँ पर ना एक मेजर कमिटीज का आता है, ये किसी किसी एग्जाम में बहुत मतलब रेयरली पूछ दिया जाता है, सो आई थॉट कि ये मैं इसमें बता दूं आप लोगों को। यहाँ पर ये जो ड्राफ्टिंग कमेटी है इसका हर किसी को पता है कि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर थे, लेकिन ये जो मैंने यहाँ पे एक कमेटी है जिसको मैंने यहाँ पर हाईलाइट किया है, इसका कुछ रीज़न है। एक्चुअली ये 2-3 एग्जाम में पूछा जा चुका है, इसलिए मैंने इसको यहाँ पे हाईलाइट किया था। बेसिकली देखिए यहाँ ये इसलिए पूछा जाता है कि एडवाइजरी कमेटी ऑन फंडामेंटल राइट, माइनॉरिटीज, ट्राइबल एंड एक्सक्लूडेड एरियाज। जैसे ही हम लोग माइनॉरिटीज की बात करते हैं तो जो पहला ऑप्शन एग्जाम में देख करके जो पहला ऑप्शन हमारे ध्यान में आता है वो आता है डॉक्टर अंबेडकर का। ठीक है, तो अक्सर लोग यहाँ कंफ्यूज करके ऑप्शन में डॉक्टर अंबेडकर टिक लगा के चले आते हैं, बट इसका जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो होगा सरदार पटेल। इसके जो चेयरमैन थे वो थे सरदार पटेल। डॉक्टर अंबेडकर जो थे वो थे सिर्फ यहाँ पर जो हमारा ड्राफ्टिंग कमेटी था उसके चेयरमैन थे। उसके अलावा जो यूनियन पावर्स कमेटी एंड यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी, ये दोनों संभाला था जवाहरलाल नेहरू ने। और उसके बाद जो प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी वो सरदार पटेल। फिर यहाँ पर राजेंद्र प्रसाद, कौन से, रूल्स ऑफ प्रोसीजर कमेटी। स्टेट्स कमेटी किसमें, फिर से नेहरू जी। फिर उसके बाद स्टीयरिंग कमेटी वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, तो यहाँ पर बेसिकली ये तो मुझे लगता है हर स्टूडेंट को ये पता होता है, बस एक इसका याद कर लेना है, तो ये बस हमारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखते हैं तो जो ड्राफ्टिंग कमेटी थी ये 29 अगस्त 1947 को इट वॉज सेटअप। ठीक, तो इसमें 7 मेंबर्स थे। एग्जाम में ये नहीं पूछा जाता है कि कौन कौन से मेंबर्स थे, ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए ये इंपॉर्टेंट नहीं है। यहाँ पर बस बी आर अम्बेडकर चेयरमैन, इन्हीं को मॉडर्न मनु भी कहा जाता है, ये भी एक एसएससी का क्वेश्चन है। ठीक है, कि मॉडर्न मनु किसे कहा गया जब हम लोग इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं। ठीक है, तो ये यहाँ पे हमारे हैं डॉक्टर अम्बेडकर। उसके बाद जो पहला ड्राफ्ट था इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का वो पब्लिश कब किया गया था, फरवरी 1948 में। पहली रीडिंग कब हुई, ये। अब यहाँ पे ये ना एक्चुअली ड्राफ्ट से ज़्यादा इंपॉर्टेंट पहले रीडिंग वाला पॉइंट है हमारा। ठीक है, ये एग्जाम में फिर पूछा जाता है कि पहले रीडिंग कब हुई थी। अब उसके बाद जब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर जब करेंगे जिसमें हम लोग प्रियम्बल के बारे में पढ़ेंगे, तो हमारे प्रियम्बल में ये डेट लिखा हुआ है। ठीक है, नवंबर 26, 1949। तो जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट हुआ नवंबर 26, 1949 को, तो उसमें ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में 395 आर्टिकल्स थे और 8 शेड्यूल थे। ठीक है, ये ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन का कभी कभी पूछ लिया जाता है कि कितने आर्टिकल्स थे और कितने शेड्यूल थे। उसके बाद ये है हमारा ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन का कवर पेज, और ये जो इमेज है ना ये बेसिकली जिन लोगों ने साइन किया था हमारे ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन पे, ये उसी का एक इमेज है। ठीक है, अब यहाँ पर एक बार और जो इम्पोर्टेंट फैक्चुअल चीज़ें हैं मैं बस वो बता दूं कि सबसे पहली बात कि एलिफेंट जो था इसको सिंबल माना गया था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का। जो डॉक्टर BN राव थे वो कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइज़र नियुक्त किए गए थे। सेक्रेटरी थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के, वो कौन थे, HVR अयंकर। SN मुखर्जी जो थे वो थे चीफ ड्राफ्टमैन। तो यहाँ मैं एक चीज़ बता दूं कि एक पहला पॉइंट हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, उसके बाद 5, 6, 7 एंड 8, ये 4 पॉइंट हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये खुद आप पढ़ करके समझ जाएंगे। जो हमारा ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन था वो मतलब ड्राफ्ट तो किया था, बाकी लोग थे वहाँ पर, लेकिन जो कैलीग्राफी की गई थी ना, जो लिखा गया था उसको, वो किसने किया था, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने।
और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यहाँ पे कि ये इटैलिक स्टाइल में लिखा गया था। जो जब हम ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन देखेंगे ना, ये देखो, ये उन्हीं के द्वारा लिखा गया है। ये स्टाइल आप देख सकते हो कि ये इटैलिक स्टाइल यहाँ पर फॉलो किया गया है, ठीक है। तो ये लिखा किसने था? प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने। उसके बाद जो ओरिजिनल वर्जन है उसको ब्यूटीफाई किसने किया और डेकोरेट किसने किया है? नंदलाल बोस एंड ब्योहर राम मनोहर सिन्हा। अब यहाँ एक चीज़ देखो, यहाँ ना अक्सर बच्चे कंफ्यूज कहाँ पर कर जाते हैं कि कैलीग्राफी का काम किसने किया एंड डेकोरेट ब्यूटीफाइड एंड डेकोरेटेड का काम किसने किया। जो लिखा गया, जैसे ये जो काम है ना, मैंने ये जो घेरा है इसको, ये वाला जो काम है ये किसका है? ये है इनका, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा का। लेकिन ये जो आपको दिख रहा है, ये काम किसका है? ये काम है नंदलाल बोस एंड ब्योहर राम मनोहर सिन्हा का, ठीक है। इवन उसके बाद जो हमारा प्रियम्बल है, प्रियम्बल को भी ब्यूटीफाई किसने किया था? इन्होंने ही किया था, ठीक है। जो हिंदी वर्जन है हमारे ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन का, ये किसने करा था? वसंत कृष्ण वैद्य ने, ठीक है। और फिर उसको वहाँ पर एक तरीके से डेकोरेट किसने किया था? नंदलाल बोस ने। तो जो इंग्लिश वर्जन है वो इनका है, जो हिंदी वर्जन है कैलीग्राफी का वो किसका है? वसंत कृष्ण वैद्य। तो मैं एक चीज़ बता दूं कि इस चैप्टर में काफ़ी ज़्यादा चीज़ें फैक्चुअल है, तो इस पर आपको थोड़ा ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा। और इसके बाद एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये इस चैप्टर के बहुत सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। और इसके बाद जो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर करने वाले हैं प्रियम्बल पर, तो प्रियम्बल भी हमारा उतना ही इंपॉर्टेंट होता है। तो इसमें फैक्चुअल चीज़ें हैं, वो आपको वीडियो पॉज करके देखना पड़ेगा, इसको याद करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये है हमारा ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 3। और ऐसे ऐसे ना हर पार्ट में बनाए गए हैं कुछ ना कुछ डायग्राम। जो ये फिगर जो आपको देख रहे हैं ना, ये बेसिकली हर पार्ट में बनाया गया है। सो थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग द वीडियो। हमारा नेक्स्ट लेक्चर का जो टॉपिक होगा वो होगा सेलिएंट फीचर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड इंडियन प्रीएम्बल। सो थैंक यू एवरीवन।